की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 जो है बेसिकली आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 20 का पहला लेसन हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का और उसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा लेसन क्या है। हमारा जो चैप्टर नंबर 20 है ना मेरे बेटे, ये चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को पहले स्टडी करेंगे। एक दो बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये हैं कि ये 2026 है जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो ये किताब जो आई है सेकेंड ईयर की, ये न्यू बुक है। हमारे पास पहले सॉफ्ट फॉर्म में किताब आई थी और अब हार्ड फॉर्म में आई है। जिस वक्त मैंने चैप्टर नंबर 17 और 18 पढ़ाया तो मेरे पास टेक्स्ट बुक हार्ड फॉर्म में नहीं थी, ये सॉफ्ट फॉर्म में ही थी। तो जैसे ही हार्ड फॉर्म में हमारे पास छप के किताब आई है तो उसमें माइन्यूट चेंजेस हैं। माइन्यूट चेंजेस से ये मुराद है कि कुछ एमसीक्यू 1-2 एक्सरसाइज के चेंज हैं, कुछ 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के चेंज हैं, कुछ इसमें क्विक चेक भी माइट बी पॉसिबल चेंज हैं। तो बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं चैप्टर नंबर 17 और 18 के हवाले से कि सर आप भूल गए, आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन देना था, आपने कैल्शियम का रिएक्शन दे दिया, आपने फलां क्विक चेक जो है गलत पढ़ाया हुआ है, आपने फलां एमसीक्यूज गलत पढ़ाया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मैनेज करें उनको। जो एक आधा एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अलग स्टाइल में पढ़ाया है और अब हार्ड फॉर्म में थोड़ा सा चेंज है, तो अब थोड़ा सा खुद भी उसे मैनेज करें। अब सारे लेक्चर्स तो जाहिर है मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बस चंद कोई एक आधा एमसीक्यू होगा, कोई एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कोई एक आधा क्विक चेक होगा जिसमें आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ये अनाउंसमेंट करनी थी, एक और भी अनाउंसमेंट करनी थी मगर वो मुझे अब याद नहीं है, वो फिर मैं अगले लेसन में अनाउंसमेंट करूंगा। तो प्यारे बेटे, इंट्रोडक्शन आज हम स्टडी करने लगे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको मजेदार बात बताऊं, एक लफ्ज है बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम क्वीन ऑफ केमिकल भी कहते हैं। ये राज की बात है, जी हाँ, क्वीन ऑफ केमिकल हम इसे कहते हैं। और यारो किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं वो तो हमें पता है, H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल, तो ये क्वीन है, वो किंग है, जी जनाब। तो बेंजीन जो है, बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, पढ़ा, C6H6 होता है। और इसका इंपिरिकल फार्मूला भी हमें मौजूद है, पता है, 6 तो CH जो है इसका इंपिरिकल फार्मूला होता है। एक तो ये बात हो। ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन, इसे कहा जाता है सिंपलेस्ट, सादा तरीन, सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आते हैं इस लफ्ज पे। ये जो लफ्ज एरोमेटिक है ये किस से डिराइव हुआ है? ये जो लफ्ज है ना एरोमेटिक का वर्ड, एरोमेटिक, ये लफ्ज डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड है जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एरोमा। एरोमा किसे कहते हैं? एरोमा का अगर उर्दू में लफ्जी मतलब करें ना तो ये निकलता है खुशबू। मेरी बेटी कहती है मोटू पतलू में बाबा जब समोसे खा रहा होता है या मोटू को समोसे की खुशबू आती है तो वो कहता है खुशबू। तो मैं भी कह रहा हूं खुशबू। खुशबू, एरोमा का मतलब है खुशबू। ऐसा हुआ कि बेंजीन में से खुशबू आती थी और बेंजीन से रिलेटेड, यानी जो कंपाउंड बेंजीन से डिराइव हुए, जिनकी शक्ल बेंजीन से मिलती जुलती थी, या जो बेंजीन के डेरिवेटिव थे, बेंजीन से अखज हुए थे, उनसे भी स्वीट स्मेल आती थी, एक शानदार अच्छी खुशबू आती थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट कहने लगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें से अच्छी प्लेजेंट खुशगवार खुशबू आती है, उन्हें हम एरोमा यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ये साइंटिस्ट का कहना था।
ठीक हो गया। और परवीन शाकिर क्या कहती हैं, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, अरे कौन जानता था रगे जान में उतर जाएगा, जब वो आएगा तो उसकी रफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा, आखिर कभी तो वो रेत पे बैठी होगी, तेरा प्यार दरिया है उतर जाएगा। तो कहना ये चाहता हूं कि पहले पहले ये डिसाइड हुआ कि वो कंपाउंड जिनसे खुशबू आती है उनमें बेंजीन का रिंग होता है या बेंजीन से रिलेटेड कोई रिंग होता है, तो उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा करते थे। सही हो गया? यस सर। सर आप हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। एक तो बजाते खुद बेंजीन है, उसका स्ट्रक्चर आपको पहले भी बताया है पिछले चैप्टर में, अब भी हम डिटेल से बताएंगे कि दिस इज द बेंजीन। सही हो गया? ये बेंजीन है, इसकी एक अपनी खास खुशबू होती है। उसके अलावा अगर दो बेंजीन के रिंग आपस में फ्यूज्ड कर दिए जाएं, चिपका दिए जाएं, तो इनमें से भी खुशबू आती है एक अलग सी, इसको बोलते हैं नेफ्थालीन। नेफ्थालीन ये मोथ बाल्स होती हैं जो खवातीन अपने ट्रंक पेटियों में रखती हैं ताकि कीड़े मकोड़े दूर भागें इनकी स्मेल से, और इनकी स्मेल बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी भी नहीं होती। उसके बाद एक और प्यारा और ज़बरदस्त सा स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन का डेरिवेटिव है, जो कि बेंजीन से मिलता जुलता है, जिसका फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। OCH3 है, इसे कहते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, OH है हाइड्रोक्सल ग्रुप, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ना, आपको पता है ये क्या है? ये है वनीला। वेनीला, वेनीला क्या होता है? आइसक्रीम का फ्लेवर है वेनीला, एंड आइसक्रीम फ्लेवर। जी हाँ, ये हम खाते हैं, आइसक्रीम का फ्लेवर है, वनीला कस्टर्ड भी होता है, वनीला की टेस्ट है, बेसिकली ये फ्लेवर है, और फ्लेवर भी अच्छा, टेस्ट भी इसका है, इसकी खुशबू भी है। वनीला से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इससे भी खुशबू आती है, इससे भी एरोमा आती है। ठीक हो गया? और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो दीज आर ऑल द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी अगर तो सिर्फ उनमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो हम उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह देंगे, अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जैसे यहां पर ऑक्सीजन भी आ गया तो फिर हम उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। सही हो गया? यस सर। ठीक है, तो जिनसे खुशबू आती है उन्हें क्या कहते थे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सही हो गया? यस सर। बाद में क्या हुआ, कुछ कंपाउंड ऐसे भी डिराइव हुए जिनमें से खुशबू नहीं आती थी बल्कि गंदी बू आती थी, मगर फिर भी वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव हुए जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, मगर वो एरोमेटिक नहीं थे। मिसाल के तौर पर कैम्फूर, नाम सुने आपने कभी? कैम्फूर, मैं लिखता हूं आपके सामने, कैम्फूर ये एक खुशबू है, पता है आपको? हाँ, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कैम्फूर बेसिकली वो खुशबू है जो एक पेड़ से, जिसका नाम है कैम्फूर लॉरेल, कैम्फूर लॉरेल ट्री। ठीक है, एक दरख्त है, उसमें से ये खुशबू हासिल की जाती है जिसे हम कैम्फूर कहते हैं। इसे काफूर भी कहते हैं उर्दू में। हाँ, ये कहाँ इस्तेमाल होती है? मरने के बाद जब बंदा मर जाता है तो मुर्दे को जो खुशबू लगाई जाती है वो यही होती है, कैम्फूर। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। अच्छा, ये इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है, मगर ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है या बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। तो फिर साइंसदानों ने ये कहा कि ये मतलब ये कहना कि जिस में से अच्छी खुशबू आती है वो एरोमेटिक है, ये बात गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अब कैम्फूर जो है इसमें से खुशबू आती है मगर ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन से रिलेटेड कोई रिंग नहीं है। तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, द कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मैंने बोला है आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है? द कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग
आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग या रिलेटेड स्ट्रक्चर टू बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लोगे? यस सर, लिख लेंगे। यानी कि क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहले कहते थे जिसमें से खुशबू होगी वो एरोमेटिक होगा, बाद में कहा उन्होंने नहीं, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा या बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होंगे हम उनको एरोमेटिक कहेंगे। बेशक शुरू में डिराइव इसी से हुआ था, एरोमा से, ये एरोमेटिक का लफ्ज फिर चलता रहा बस। ओके, नेक्स्ट जो है एक लफ्ज है अरीन। क्या लफ्ज है? अरीन। ये लड़कियों का नाम भी होता है, अरीन्स। ठीक है, इसकी मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख रहा हूं। Organic compounds having one or more benzene ring। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे हम उन्हें अरीन कहेंगे। आर कॉल्ड अरीन्स। अरीन्स, जी जनाब, अरीन्स। सर कोई अरीन की एग्जांपल दीजिए। बेटा जानी बेंजीन बजाते खुद इसे भी आप अरीन कह सकते हैं, नेफ्थलीन को भी अरीन कह सकते हैं, फिनेंथरीन को भी अरीन कह सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक और बेंजीन का रिंग है और इसके ऊपर आपने CH3 लगाया हुआ है, इसको भी आप अरीन कह सकते हैं। ठीक हो गया, हमें अरीन की डेफिनेशन भी समझ आ गई। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरफ। जी जनाब, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन है, ये डिराइव हुआ था 1825 में और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड हुआ था C6H6। हो गया डिराइव, ठीक है। अब मसला था इसके स्ट्रक्चर का कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो साइंटिस्ट कोशिशों में, मेहनतों में लगे रहे। पूरे 40 साल जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर की डेरिवेशन के ऊपर रिसर्च रही कि कौन सा इसका स्ट्रक्चर है। नहीं मालूम कर सके साइंटिस्ट के बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि बेंजीन जो है वो लीनियर होता है, यानी कि सीधी चेन होती है बेंजीन की 6 कार्बन वाली। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। लीनियर स्ट्रक्चर अगर बेंजीन का है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उस लीनियर वाले स्ट्रक्चर में नहीं हैं, मगर एक्चुअल जो बेंजीन है वो रखता है। इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड। हाँ जी, हो गया, ठीक है। तो काम चल रहा है अब बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। पता ही नहीं है किसी को कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक रात का वाकया है, 1865 में एक जर्मन साइंटिस्ट अगस्त केक्यूल, इस बंदे ने आखिरकार बेंजीन का स्ट्रक्चर दे ही डाला। इसको कैसे पता चला बेंजीन का स्ट्रक्चर? इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये काम कर रहा था बेंजीन के ऊपर और सर्दियों की रात थी। ये काम करते करते जो इसे नींद आई, ये अपने बेड पे सो गया। सोते ही इसने एक ख्वाब देखा, बड़ा अजीबोगरीब। ये एक ख्वाब क्या देखता है कि एक सांप है जो अपने ही मुंह से अपनी दुम को काट रहा है। एक सांप अपने मुंह से अपनी दुम को काट रहा है। ये कैसा सांप बना दिया तुमने? बस ठीक है, गुजारा कर लो। सांप अपने मुंह से अपनी दुम को काट रहा है। ये ख्वाब देखने के बाद ये डर गया और उठ बैठा, हड़बड़ा उठा। इसने कहा है ये कैसा ख्वाब देख लिया मैंने, अब क्या करूं? सर्दी भी लग रही थी। तो इसने क्या किया, आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगा और लकड़ियों से खेल रहा है वो। और क्या कर रहा है कि ऐसे एक लकड़ी उठाई, इस तरह रखी, एक लकड़ी उठाई, इस तरह रखी, एक लकड़ी इस तरह उठे, एक लकड़ी इस तरह रखी, एक लकड़ी इस तरह रखी। जैसे ही इसने 6 लकड़ियां रखी तो एक हेक्सागोनल 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर जो बना, इसके जहन में आया, ओए ऐसा ना हो कभी इस तरीके से ही बेंजीन का स्ट्रक्चर ना हो, काश ऐसा सोच रहा है। तो इसने कहा हाँ ऐसा ही बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। बस इसी इंसिडेंट ने उसे बेंजीन का स्ट्रक्चर डिराइव करने में हेल्प की और आखिरकार बेंजीन का स्ट्रक्चर इसने डिराइव कर लिया। और इसने कहा कि बेंजीन जो है वो इस तरह से होता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और इस तरह एक 6 कोनों वाला हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड रिंग बनाकर रहते हैं। और होता ये है कि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है और सेंटर में
एक बॉन्ड डबल होता है, अगला सिंगल होता है, नेक्स्ट बॉन्ड डबल होता है, फिर सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल होता है। इसे कहा जाता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सही हो गया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है इसे कहते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूल नामी साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले हमें बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अच्छा, इसको ना सिंपलीफाई करके हम यूं भी लिखा करते हैं, यानी कि ये 6 कोनों वाला 6 मेंबर्ड प्यारा प्यारा रिंग बना देते हैं और उसमें ना अल्टरनेटिव बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, इस तरह बना लेते हैं। तो यूं बनाएं या यूं बनाएं, वैसे ज्यादातर हम यूं बनाते हैं। जाहिर है इतना टाइम नहीं होता कि हम हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को दिखाएं, तो स्केलेटन फॉर्म में इस तरह से हम इसका फार्मूला लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। समझ रहे हो? यस सर। ओके, अब देखें कि इसमें लिखा क्या है किताब वाले ने। किताब वाला लिखता है कि 1865 में, 40 साल का वाकया, यानी 40 साल के बाद 1825 से 1865 अगस्त कैक्यूल ने बताया कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन ये 6 मेंबर्ड 6 कोनों वाला साइक्लिक रिंग होता है विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। यही हो गया जी सर। अच्छा, कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इट एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज बट नॉट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, इसने इस स्ट्रक्चर को देखें, समझें और परखने के बाद ये पता चला कि ये बहुत सारी C6H6 वाले बेंजीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, मगर चंद प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिनको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता। मिसाल के तौर पर देखें, लिमिटेशन ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर। हाँ, इसके स्ट्रक्चर में भी लिमिटेशन है। जी हाँ, इसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं मैं आपको बताता हूं। देखें, इट सजेस्टेड, इसने ये बताया कि बेंजीन हैव 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो, ये 1 2 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल है। अब मजे की बात सुनना कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। और कार्बन के दरमियान कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 133 पिकोमीटर। समझे हो मेरी बात? यस सर। तो क्या लिखता है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड 3 है और सिंगल बॉन्ड भी कितने हैं? 3 है। सो होना ये चाहिए कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ हैं वो मस्ट बी डिफरेंट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वाले बॉन्ड की यहां से यहां तक जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड है ना, तो 133 पिकोमीटर होनी चाहिए। इधर से इधर तक की 154 होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड है। फिर इधर से इधर तक 133, फिर इधर से इधर तक 154, फिर इधर से इधर तक 133, ऐसा होना चाहिए। फिर इधर से इधर तक 154, ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, मगर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तजर्बात किए गए, तो उनसे यह जाहिर हुआ कि ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल बॉन्ड लेंथ। मतलब इस वाले की बॉन्ड लेंथ सेम, इसकी बॉन्ड लेंथ सेम, इसकी सबकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम थी। ये बाद में पता चला, कैक्यूल को इस बात का पता नहीं था। तो ये कैक्यूल को पता नहीं था, बाद में पता चला कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 139 पिकोमीटर। ये बाद में पता चला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि इधर की होती बॉन्ड लेंथ, मैं बता चुका हूँ, 133 और इधर की होती बॉन्ड लेंथ 154। ऐसा नहीं हुआ। जब बाद में स्टडीज की गई, ऐसा हुआ कि हर इधर 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 सब कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल थी, वो थी 139 पिकोमीटर। यही बात कह गई कि इस स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, ये जो लिमिटेशंस है ना कैक्यूल के स्ट्रक्चर की, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, आप इनको लिख लेंगे तो अच्छी बात है। ओके, हो गया। अब ना नेक्स्ट जो है एक्सरेज आ गई। एक्सरेज जब डिराइव हुई
तो एक्सरेज से स्टडी किया गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। एक्सरेज ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को इलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, और एक्सरेज की स्टडीज से ही कैक्यूल का स्ट्रक्चर गलत साबित हुआ, यानी उसमें थोड़ी कमी साबित हुई, लिमिटेशन साबित हुई। कैसे? देखिए, एक्सरेज क्या कहती हैं? एक्सरेज कहती है कि बेंजीन जो है ना, उसमें बिल्कुल ठीक ठाक, जैसे कैक्यूल ने कहा था, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और हर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये बात भी वही है, ठीक है, ओके ओके ओके, इधर भी होता है। और उसने कुछ चीजें और बताई कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, sp2, और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जनाबे वाला, बॉन्ड एंगल, यानी यहां पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है, ठीक हो गया। और इधर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो भी 120 डिग्री है, इधर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो भी 120 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल के बारे में बताया। उसके बाद बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो है 109 पिकोमीटर, ठीक हो गया। और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 139 पिकोमीटर। ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूं ना कि बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर है, ठीक हो गया। और क्या बताया? देखो, यही बातें ऊपर लिखी हुई हैं कि बेंजीन इज प्लेनर। प्लेनर से मुराद है एक ही प्लेन में, मतलब ऐसे ये छपा हुआ है, जैसे मेरा हाथ छपा हुआ है ना, ऐसे इसका हाइड्रोजन भी ऐसे है। यूं नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो अंदर की जानिब हो या बाहर की जानिब हो, नहीं, जैसे एक घड़ी होती है ना, एक ही प्लेन में ऐसे सिंपल ऐसे ऐसे छपा हुआ है। ये हाइड्रोजन हमारी तरफ नहीं है, बोर्ड के अंदर नहीं है, सिंपल ऐसे है सीधा, जैसे आप इसको पकड़ के दीवार पे लटका दें। प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है विद हेक्सागोनल शेप, इसके 6 कोनों वाली शेप है, ठीक हो गया। ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 6 के 6 कार्बन जो हैं उनके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगली बात, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। देखो, ये कार्बन है ना जी, ये 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखो, इस बॉन्ड से ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इधर से ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और यही कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120, बता चुका हूं, एंड ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ आर, बॉन्ड लेंथ कितनी है, यानी कि कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, वो है 139 पिकोमीटर। अच्छा, पिकोमीटर में भी आप लिख सकते हैं, आप इसको ऑंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। ऑंगस्ट्रॉम में आप लिखेंगे तो लिखेंगे 1.397 ऑंगस्ट्रॉम, ठीक है। पिकोमीटर और ऑंगस्ट्रॉम दोनों यूनिट हैं लंबाई के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? वो होती है 109 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन की 109 पिकोमीटर। अगर आप इसको ऑंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 1.09 पिकोमीटर आ जाएगा। ओ सॉरी, पिकोमीटर नहीं, ऑंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सही हो गया? यस सर। तो नेक्स्ट क्या लिखा है उसने कि ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 139 पिकोमीटर, ठीक हो गया? यस सर। लाइज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ, इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो 134 पिकोमीटर, अगर कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर, और जो बेंजीन की है वो इन दोनों के दरमियान है, यानी 154 से ज्यादा है और 154 से कम है और 133 से ज्यादा है, 139 जो है। तो ऐसा क्यों है कि कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि हालांकि इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, मगर यहां से यहां तक की भी 139 पिकोमीटर, इधर से इधर भी 139, इधर से इधर सारे 139 पिकोमीटर है। ये हमें एक्सरे स्टडी से पता चला है, हमें कैक्यूल नहीं बता सका, मगर इसकी वजह क्या है ये हमें एक्सरे स्टडीज भी नहीं बता पाए। आगे चलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट आएगी, वहां चल के हमें पता चलेगा कि हर बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन और कार्बन के दरमियान वो 139 क्यों है। ठीक हो गया मेरे बेटे? यस सर। ये हमारा आज का लेसन था, इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। बच्चे गिला करते हैं, आप साइड पे नहीं होते, अपना थोपड़ा साइड पे किया करें ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट बना लें। तो मेरे बेटे इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और फिर देखते हैं नेक्स्ट लेसन कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।